लेकिन अगर जरा सा भी गड़बड़ हुआ, खतरे तो हैं, इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही है और इस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है ना, तो हो सकता है अगले मंथ ही महिला प्रेग्नेंट हो जाए। आज डिलीवरी हुई है, उसके अगले मंथ ही क्या हो सकती है, प्रेग्नेंट फिर से हो सकती है, पीरियड है ना। तो इस पीरियड में अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है दंपति, है ना, कपल, तो क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है ना, हाई चांसेस हैं, बहुत ही ज्यादा, है ना। तो लेकिन इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो बहुत संयमदार आदमी है, बहुत संयमदार दंपति है, एकदम कपल, इच्छा शक्ति इनकी बहुत मजबूत है कि नहीं होगा, कतई नहीं होगा, है ना। बाहर तो ही वो क्या हो सकते हैं, इससे बच सकते हैं। दोनों में संयम होना चाहिए, अगर एक ने भी संयम खो दिया तो काम तमाम हो जाएगा, है ना। 9 महीने बाद पूरा काम हो जाएगा। अब सब लोग हंसने का मतलब लग रहा है तो मैं क्या करूँ, पढ़ाऊँ नहीं, अब इतना सारा मसाला नहीं मिलाएंगे तो फिर वो पढ़ने में मजा नहीं आएगा, है ना। देखो ये जितने भी फिल्म मेकर होते हैं ना, या जितने भी वो क्या नाम है, चाहे रामायण के वो बना रहे हो सीरियल, चाहे महाभारत के सीरियल बना रहे हो, क्या जैसा रामायण महाभारत में लिखा होता है वो वैसे का वैसे लिखते बताते हैं, समझाते हैं? नहीं, वो अपना मसाला मिलाते हैं उसमें बहुत सारा, ताकि लोगों को इंटरेस्ट आए देखने में ना। तो बहुत ही खतरनाक मेथड है प्रेगनेंसी को रोकने का, है ना। मतलब संयम की इनमें सब में जरूरत पड़ती है, इसमें भी बहुत संयम की जरूरत पड़ती है। 10 से 17 दिन कौन रोके, है ना। और यहाँ पे भी बहुत संयम की जरूरत पड़ती है। अगर बाई चांस बाहर ना निकाल पाया तो फिर क्या होगा क्या, ला लोरी, और क्या होगा हाँ, तो 9 महीने बाद ना चाहते हुए भी आ जाएगा ना, तुम चाह नहीं रहे थे कि हो जाए, लेकिन हो गया, है ना तो बहुत संभल के इस्तेमाल करना है इनका, है ना। चलो समझ लें, चले चलो चलते हैं अपनी यात्रा पर। हाँ, कल से ही शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव शुरू किए थे, है ना। तो क्या होते हैं मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, कौन बताएगा? बता। जो प्रेगनेंसी के अगेंस्ट काम करे ना, उनको कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 बताए थे। एक बताए थे स्थायी यानी कि परमानेंट, एक बताए थे अस्थाई यानी कि टेम्परेरी, है ना। टेम्परेरी में भी 2 प्रकार के थे, है ना। टेम्परेरी कौन यूज करता है? अच्छा, टेम्परेरी किसके लिए है? जिसको प्रेगनेंसी दोबारा बच्चे पैदा करने हैं ना, उनको चाहिए कौन से मेथड? टेम्पररी मेथड के कुछ समय के लिए प्रेगनेंसी रुक जाए, फिर जब उनकी मर्जी हो तब वो बच्चा फिर से पैदा कर पाए, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारे परमानेंट होते हैं वो किसके लिए होते हैं? ऐसे दंपतियों के लिए, ऐसे कपल्स के लिए जिनको प्रेगनेंसी चाहिए ही नहीं, इन फ्यूचर कभी नहीं चाहिए, है ना। तो वो कौन सा मेथड यूज करते हैं? स्थायी, परमानेंट यूज करते हैं। परमानेंट के 2 एग्जांपल थे, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है। वैसेक्टोमी होती है पुरुषों में, पुरुष नसबंदी, और ट्यूबेक्टोमी होती है महिलाओं में, महिला नसबंदी, है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखे थे इसमें जो तुम्हारे टेम्पररी थे यानी कि अस्थाई थे, उनमें 2 तरह के थे, एक नेचुरल और एक प्राकृतिक, है ना। नेचुरल कौन से? नेचुरल ऐसे तरीके हैं जिनमें हम किसी भी दवाई का, किसी भी डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। लिखाया था क्या मैंने कुछ ऐसा? साइड इफेक्ट वाली बात नहीं लिखाई थी, है ना। हाँ, तो अगर आप लोगों से पूछे क्या नेचुरल जो मेथड्स हैं, प्राकृतिक विधियां हैं, क्या उनके कोई साइड इफेक्ट हैं? कोई साइड इफेक्ट नहीं है उनके, है ना, नो साइड इफेक्ट, ठीक है। उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दुष्प्रभाव नहीं है, ठीक है। और इसमें हम किसी उपकरण और किसी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद हमारे दूसरे मेथड थे, कौन से? कृत्रिम विधियां, है ना। कृत्रिम विधियां यानी कि आर्टिफिशियल मेथड। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम दवाइयों का या किसी डिवाइसेस का क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। प्राकृतिक विधियों में 3 विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली है तुम्हारी लय विधि, इसको आवधिक संयम विधि के नाम से भी जाना जाता है और कैलेंडर विधि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रिदम मेथड, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड और कैलेंडर मेथड भी लिख लेना, है ना, कैलेंडर मेथड, ठीक है। कैलेंडर मेथड भी लिख लेना इंग्लिश में उसको, है ना। तो पहले अपन नेचुरल को निपटाते हैं, उसके बाद अपन आर्टिफिशियल पाएंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल में मैंने आप लोगों को बहुत सारे लिखाए होंगे एग्जांपल्स, उनको अपन अभी पढ़ेंगे डिटेल्स में, कल पढ़ लेंगे, ठीक है। आज अपन इनको निपटा लेते हैं ना। तो देखो, प्राकृतिक विधियां वो विधियां हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ किसको? स्पर्म और ओवम को मिलने से क्या किया जाता है? रोका जाता है ना। यहाँ पर किसी भी, क्या समझाया था मैंने?
क्या को रोका जाता है? ट्रेन को। तो क्यों बनते हो फिर इच्छाधारी तुम लोग हैं? जब तुम्हें पता है कि बात करने से बात बिगड़ जाएगी, नहीं समझ में आएगी, तो फिर क्यों करते हो? हैं? 40 मिनट से मैं लिखा रहा हूं, तुम बातें कर रहे हो। मैं कुछ कहता हूं? नहीं कहता। वो लिखाने में कुछ लिखाई तो रहे हैं, कर लो थोड़ी बहुत बातें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब समझा रहे हैं 20 मिनट, तब तो रुक जाओ, तब तो मत बनो इच्छाधारी। तो इसमें क्या करते हैं अपन, स्पर्म और ओवम को मिलने से क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, नेचुरली तरीके से। हम इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीजें इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है कौन सा मेथड, ये वाला मेथड, कैलेंडर विधि, आवधिक संयम विधि और लय विधि। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, आप याद करो हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी। अब मुझे बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है? 4-5 दिन की। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? रज चक्र। कितने दिन का होता है? हाँ, 4-5 दिन का नहीं होता है, कंप्लीट 28 दिन की होती है। भाई पूछ रहा हूँ ना, हाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूछ रहा हूँ, पूरा साइकिल कितने दिन की होती है? 28 दिन की। लेकिन क्या मैंने फिक्स 28 दिन बताए थे आप लोगों को? है ना, 30 की भी हो सकती है, 26 की भी हो सकती है। और कई कई महिलाओं की तो लाइफ स्टाइल इतनी ज्यादा खराब होती है कि उनके 1.5 महीने 2 महीने तक, है ना, वो नहीं आते, पीरियड्स नहीं आते। तो वो एक स्पेशल केसेस हो गए जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही ज्यादा खराब है ना। लेकिन वैसे जो साइकिल मानी जाती है वो 28 दिन की मानी जाती है, या 2 प्लस माइनस हो सकते हैं, 2 दिन ऊपर भी जा सकते हैं, 2 दिन नीचे भी जा सकते हैं। एनसीईआरटी हमें पढ़ाती है, वो पढ़ाती है कितने दिन की? 28 दिन की। अब उसमें मैंने आपको डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या बताया था? डे ऑफ ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग कौन से दिन होता है 28 दिन की साइकिल में? 14वें दिन, है ना। और डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालते कैसे हैं, क्या मैंने बताया था आप लोगों को? है, जितने दिन की साइकिल है उसमें से अगर हमें डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालना है, 14 दिन क्या कर दो, कम कर दो, है ना। अगर 26 दिन की साइकिल है, 14 कम कर दो, डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या आ जाएगा? अंडोत्सर्ग का दिन क्या आ जाएगा? 12, है ना। अगर 28 दिन की साइकिल है तो डे ऑफ ओव्यूलेशन 14 कम कर दो, कितना आएगा? 14 दिन, 14th डे। अगर 30 दिन की साइकिल है, 14 कम कर दो, डे ऑफ ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग का दिन कौन सा होगा? 16वां, है ना। अगर 2 महीने की साइकिल है, होती नहीं है ना, उसमें से 14 कम कर दो। कहने का मतलब यह है जितने भी दिन की साइकिल है उसमें से क्या करना है आपको? 14 कम करके डे ऑफ ओव्यूलेशन निकाल लेना है। ठीक है, यानी कि अंडोत्सर्ग का दिन निकाल लेना है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक हम क्या करते हैं? कोइटस से बचते हैं, यानी कि संभोग से बचते हैं, है ना, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचते हैं। इस समय नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये जो पीरियड होता है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है, जननक्षम होता है, संवेदनशील होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो देखो समझते हैं इधर, है ना। देखो लाइफ स्पैन आप लोगों को जानना होगा कि ओवम कितने दिन जीवित रह सकता है और स्पर्म कितने दिन जिंदा रह सकता है। तो अंडाणु का जो लाइफ स्पैन है वो कितना? 1 दिन। कई कई किताबों में आप लोगों को 2 दिन भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में कितना दिया है? 1 दिन। कई कई में 48 घंटे भी मिलता है। और शुक्राणु का कितना होता है? 3 दिन। तो अगर आप लोगों से ओटी में पूछ ले, बताओ शुक्राणु कितने दिन जिंदा रह सकता है? 3 दिन। ओवम कितने दिन जिंदा रह सकता है? 1 दिन। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने बताई दी आप लोगों को 28 दिन की होती है। हम 28 दिन का लेकर के चल रहे हैं। इसमें प्लस माइनस 2 ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो प्लस अगर -2 हुए तो 26 दिन की हो जाएगी, +2 हुए तो 30 दिन की हो जाएगी, और 26 दिन की होगी तो 12th डे ओव्यूलेशन होगा, अंडोत्सर्ग होगा। 28 दिन की होगी तो 14th डे पर ओव्यूलेशन होगा, और 30 दिन की होगी तो कितने दिन पर होगा? 16th डे पर ओव्यूलेशन होगा। मैंने यहाँ पे 10 से लेकर के 17वां डे लिखा है 28 में से। कौन सा? 10 से लेकर के 17वां दिन लिखा है। ठीक है, अब मान लो किसी ने 10वें दिन इंटरकोर्स किया, है ना, तो स्पर्म 10वें दिन भी रहेगा, 11वें दिन भी रहेगा और 12वें दिन भी रहेगा। 3 दिन स्पर्म जीवित रहेगा
और मान लो 12th डे पे हो गया उसका ओव्यूलेशन। मान लो उस फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी वो 26 दिन की थी, 26 दिन की थी। अब इंटरकोर्स किया उन्होंने कौन से दिन? 10वें दिन। एक दिन तो जीवित रहेगा ना। अब इस दिन तुम्हारा अवेलेबल है अंडाणु भी, और इस दिन तुम्हारा शुक्राणु भी आ जाएगा धीरे धीरे टहल टहल के, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा क्या? फर्टिलाइजेशन, यानी कि महिला क्या हो जाएगी? प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर 11वें दिन होता है, 11वें दिन होता है ना सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो 11वें दिन से 11, 12, 13 यहाँ तक शुक्राणु तो है ना, लेकिन अंडाणु भी एक दिन जीवित रहेगा ही। यहाँ पे अभी ओव्यूलेशन हुआ है लेकिन इसकी लाइफ साइकिल तो एक दिन है ना, तो 12 से 13वें दिन यहाँ तक ये भी जिंदा रहेगा। फिर से मिल गया यहाँ पे, यानी कि फिर से क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर 12वें दिन हुआ तो 12वें दिन तो शुक्राणु मौजूद है ही है, फर्टिलाइजेशन। चलो 12वें दिन नहीं हो पाया, नहीं मिल पाया, तो 13वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन कहीं तो मिलेगा। यानी कि पूरा का पूरा टाइम कैसा है तुम्हारा? फर्टाइल पीरियड है ना। तो इस पीरियड में अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है दंपत्ति, है ना, कपल, तो क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है ना। हाई चांसेस हैं, बहुत ही ज्यादा, है ना। तो 10 से 17वें दिन क्या होना चाहिए? इससे बचना चाहिए अगर 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो, है ना। इसके दुष्प्रभाव कुछ नहीं है, लेकिन एक भयंकर वाला दुष्प्रभाव है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, ठीक है। वैसे इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि हम कोई दवा तो खा नहीं रहे हैं, है ना। और देखो मान लो 17वें दिन ओव्यूलेशन हुआ, 17वें दिन तो वैसे इसमें है नहीं, 16वें दिन ओव्यूलेशन हो गया है ना, तो देखो 16वें दिन शुक्राणु तो है ही है ना, और ये एक दिन जीवित भी रहेगा अंडाणु, तो 17वें दिन भी क्या हो सकता है? ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। 16वें दिन भी हो सकता है, 17वें दिन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां से कहीं भी हो जाए, है ना, कोइटस किसी भी दिन, हाई चांसेस हैं किसके? प्रेगनेंसी के, ठीक है। अगला है तुम्हारा बाह्य स्खलन विधि, यानी कि विड्रॉवल या कोइटस इंटरप्ट मेथड। हाँ, आपको कुछ पूछना है इसमें? हाँ, क्या है? कोइटस का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना। तो अगला मेथड है तुम्हारा क्या? बाह्य स्खलन विधि, यानी कि विड्रॉवल या कोइटस इंटरप्ट मेथड, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें इस विधि में संभोग के दौरान, यानी कि कोइटस के दौरान, पुरुष साथी स्खलन से ठीक पहले अपने शिश्न को योनि से क्या कर देता है? बाहर निकाल लेता है। अब जब शिश्न ही योनि से बाहर आ गया, यानी कि पहले से ही योनि से बाहर आ गया, तो उसके बाद तो क्या होना है? उसके बाद तो जो सीमन है वो अंदर जाएगा ही नहीं वजाइना में, और जाएगा नहीं तो फिर प्रेगनेंसी होगी कहाँ से, है ना। लेकिन इसका भी खतरनाक साइड इफेक्ट वही है, हाई चांसेस है किसके? प्रेगनेंसी के। बाई चांस अगर बाहर ना निकाल पाया तो क्या होगा? तो प्रेगनेंसी होनी ही होनी है, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक मेथड है प्रेगनेंसी को रोकने का, है ना। अपन इसका इस्तेमाल बहुत संयम के साथ करना होगा, तभी तो लिखा है। कहाँ गया? अच्छा, उसमें लिखा है, आओ देख संयम विधि, है ना। मतलब संयम की इनमें सब में जरूरत पड़ती है, इसमें भी बहुत संयम की जरूरत पड़ती है। 10 से 17 दिन कौन रोके, है ना। और यहाँ पे भी बहुत संयम की जरूरत पड़ती है। अगर बाई चांस बाहर ना निकाल पाया तो फिर क्या होगा? होगा क्या? लला लला लोरी, और क्या होगा? दूध की कटोरी, दूध में बतासा, फिर लल्ला करे तब हाँ, तो 9 महीने बाद ना चाहते हुए भी आ जाएगा ना। तुम चाह नहीं रहे थे कि हो जाए, लेकिन हो गया, है ना। तो बहुत संभल के इस्तेमाल करना है इनका, है ना। अभी अपन आगे देखेंगे जो तुम्हारे वो वाले मेथड है, क्या नाम है, आर्टिफिशियल मेथड, है ना, कृत्रिम विधियां, उनका इस्तेमाल करिए, है ना। उनसे खतरे नहीं है, इससे तो बहुत खतरे हैं प्रेगनेंसी के, है ना, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो बहुत संयमदार आदमी है, बहुत संयमदार दंपत्ति है, एकदम कपल, इच्छा शक्ति जिनकी बहुत मजबूत है कि नहीं होगा, कतई नहीं होगा, है ना। बाहर तो बाहर, तो ही वो क्या हो सकते हैं, इससे बच सकते हैं। दोनों में संयम होना चाहिए, अगर एक ने भी संयम खो दिया तो काम तमाम हो जाएगा, है ना। 9 महीने बाद पूरा काम हो जाएगा। स्तनपान अनार्तव विधि, है ना। शिशु के जन्म के बाद जब तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराए, है ना, ये भी एक मेथड है, अच्छा है।
अब सुन लो, हंसने में मत लगे रहो है। काम काम की बातें बता रहा हूँ आप लोगों को। तो मैं क्या करूँ, पढ़ाऊँ नहीं। अब इतना सारा मसाला नहीं मिलाएंगे तो फिर वो पढ़ने में मजा नहीं आएगा ना, है ना। देखो ये जितने भी फिल्म मेकर होते हैं ना, या जितने भी वो क्या नाम है, चाहे रामायण के वो बना रहे हो सीरियल, चाहे महाभारत के सीरियल बना रहे हो, क्या जैसा रामायण महाभारत में लिखा होता है वो वैसे का वैसे लिखते बताते हैं, समझाते हैं? नहीं, वो अपना मसाला मिलाते हैं उसमें बहुत सारा, ताकि लोगों को इंटरेस्ट आए देखने में ना। हाँ, वो प्रेम प्रसंगों को उसमें ऐसे दिखाएंगे जैसे कि, है ना, रियल में ऐसा हो गया हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा मसाला मुझे अपनी तरफ से मिलाना पड़ता है ताकि थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। किसकी पता? हाँ चलो देखो, अगर इस विधि में क्या करते हैं अपन, स्तनपान अनार्तव विधि में शिशु का जैसे ही प्रेगनेंसी डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद अगर कोई महिला अपने बच्चे को इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, ध्यान रखना, क्या इंटेंस यानी कि पूर्णतः का मतलब है कुछ नहीं छोड़ा जा रहा है, एकदम जब ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है ना, एकदम पूरा ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है। इसका मतलब यह है कि अगले 6 महीने तक वो अगर इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन अगर जरा सा भी गड़बड़ हुआ, खतरे तो हैं, इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही है और इस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है ना, तो हो सकता है अगले मंथ ही महिला प्रेग्नेंट हो जाए। आज डिलीवरी हुई है, उसके अगले मंथ ही क्या हो सकती है, प्रेग्नेंट फिर से हो सकती है ना, अगर इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है तो, है ना। जब हाँ कराएगी तो नहीं होगी, है ना, तो 6 महीने तक ये मेथड काम करेगा, है ना, 6 महीने तक ये मेथड काम करेगा, कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। कॉन्सेप्ट ये कैसे काम करता है देखो, हाइपोथैलेमस, है ना, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है PRH हार्मोन। PRH का फुल फॉर्म प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। बताइए PRH का फुल फॉर्म क्या है सर? ये क्या तो बता ना। हाँ तो मत बोलना, किसने कहा तेरे से बोलने को? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है, अग्रपीयूष ग्रंथि पर काम करता है ना, महिला की अग्रपीयूष ग्रंथि पर काम करेगा और वो रिलीज कराएगी कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, है ना। और जब प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा तब ये नेगेटिव फीडबैक देगा भाई साहब, किसको देगा, GnRH को, FSH को और LH को, है ना। जब GnRH को नेगेटिव फीडबैक देगा तो GnRH क्या बंद कर देगा, किसको रिलीज करना बंद कर देगा, FSH को, LH को। FSH को रिलीज करना बंद करेगा तो क्या नहीं बनेगा, FSH कहां पर काम करता है, फॉलिकल्स पर। फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होंगे, यानी कि तुम्हारा ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगा। और LH नहीं होगा तो LH सर्ज नहीं आएगा, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल फटेगा नहीं। पहली बात तो फॉलिकल बनेंगे ही नहीं, है ना। जब फॉलिकल्स ही नहीं बनेंगे तो मेरे को ये बताओ, क्या उसमें से ओवम आएगा, सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा? जब सेकेंडरी oocyte बाहर ही नहीं आएगा, जब स्पर्म को सेकेंडरी oocyte ही नहीं मिलेगा, तो क्या कोई प्रेगनेंसी होगी, कोई फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा, है ना। तो ये कैसे काम करता है, ये मेथड इस तरीके से कैसे काम करता है, अगर इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो हाइपोथैलेमस संकेत देता है ना, PRH हार्मोन रिलीज करवाता है, वो काम करता है अग्रपीयूष ग्रंथि पर। और अग्रपीयूष ग्रंथि, है ना, क्या करती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज कराती है। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है, किसको, GnRH को, FSH को और LH को। GnRH नहीं होगा तो FSH नहीं होगा ना, LH होगा। FSH नहीं होगा तो कोई फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, और कोई फॉलिकल्स नहीं बनेंगे तो सेकेंडरी oocyte रिलीज नहीं होगा, है ना। और सेकेंडरी oocyte रिलीज नहीं होगा तो ओवम ही नहीं मिलेगा, यानी कि स्पर्म अकेला क्या करेगा, पहुंच जाए फैलोपियन ट्यूब में चला जाए, गर्भाशय में चला जाए, घूम घाम के आ जाएगा, मर जाएगा भाई सर पटक के, लेकिन उसको ओवम नहीं मिलेगा।
यानी कि उसको सेकेंडरी oocyte नहीं मिलेगा और इस तरह महिला क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट होने से बच जाएगी। ठीक है, तो ये 3 मेथड थे, कौन से, प्राकृतिक विधियां। इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक भयानक वाला साइड इफेक्ट है, प्रेग्नेंट हो सकती हैं महिलाएं, है ना। तो चलो बताओ, गर्भ निरोधक शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्ट्रासेप्शन? गर्भ धारण के पक्ष में, यानी कि इन फेवर ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर गर्भ धारण के विरुद्ध, अगेंस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर शिशु के जन्म के बाद की देखभाल, यानी कि प्रोसेस ऑफ पोस्ट नेटल केयर, या फिर युग्मक जनन की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, क्या है, अगेंस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। और अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श गर्भ निरोधक का गुण नहीं है? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है वो बताना है आप लोगों को। ठीक है, उपयोग करने में सरल होना चाहिए, या फिर आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, या फिर अपरिवर्तनीय होना चाहिए, यानी कि दोबारा गर्भधारण ना हो पाना, यानी कि इरिवर्सिबल होना चाहिए, या न्यूनतम दुष्प्रभाव होना चाहिए, लीस्ट साइड इफेक्ट, कौन सा है इसमें? अपरिवर्तनीय होना चाहिए। क्या आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा होना चाहिए जो अपरिवर्तनीय ना हो, यानी कि इरिवर्सिबल हो? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा नहीं होता ना, वो रिवर्सिबल होता है, ना कि इरिवर्सिबल। ठीक है, बताओ, मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन की अवधि को क्या कहा जाता है? है ना, इसको बोला जाता है फर्टाइल पीरियड। हिंदी में ये लिखा है जनन क्षम या संवेदनशील अवधि, ये लिखा है यहाँ पे, है ना, फर्टाइल पीरियड बोला जाता है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताओ, प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधियां किस मुख्य सिद्धांत पर कार्य करती हैं? यानी कि विच मेन प्रिंसिपल डू नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वर्क? युग्मकों के भौतिक निर्माण को रोकना, यानी कि ये गैमेटोजेनेसिस को रोक देते हैं, स्टॉपिंग गैमेट फॉर्मेशन, ऐसा होता है क्या इसमें? नहीं ना। अंडाणु और शुक्राणु को मिलने के अवसरों को रोकना, अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म, यही है ना, क्योंकि मैंने क्या बताया आप लोगों को, ये नेचुरल मेथड जो है स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकते हैं, यही है इनका सिद्धांत, फंडामेंटल, है ना। अगला क्वेश्चन बताओ, संभोग के दौरान स्खलन से ठीक पहले शिशन को योनि से बाहर निकाल लेना कौन सी विधि कहलाती है? विड्रॉवल या कॉइटस इंटरप्ट, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रसव के बाद तीव्र स्तनपान के दौरान अंडोत्सर्ग और आर्तव चक्र का ना होना क्या कहलाता है? यानी कि द एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड लयबद्ध, यानी कि रिदम मेथड, ये बोलेंगे ना, यही तो है, लैक्टेशनल एमनेरिया, यही तो कह रहे हैं, यानी कि स्तनपान अनार्तव। बताओ, लैक्टेशनल एमनेरिया यानी कि स्तनपान अनार्तव प्रसव के बाद अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रहता है? 6 माह तक, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम, चलो ये कृत्रिम विधि हम लोगों ने नहीं पढ़ी, कल करेंगे यहां से, ठीक है।